नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवन ज्ञान कुंज ऑफिशियल पे। आज की इस जीके क्विज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जीके क्विज। पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? ऑप्शन है डांडिया, पंडवानी, आल्हा या मांडो। तो इसका सही उत्तर क्या है? जो लोक संगीत है महाभारत पर आधारित वो है पंडवानी। कौन सा है? पंडवानी। कहाँ का लोक संगीत है? ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है। अगला प्रश्न ये रहा, होली का भारतीय त्योहार हर साल किस मौसम में आता है? वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है तो जान लीजिए इसका उत्तर। इसका उत्तर है वसंत ऋतु। कब मनाया जाता है होली का त्योहार? होली का त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को। कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को। इससे एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम बताना है आपको। नाट्य शास्त्र जो है ये नृत्य, संगीत और रंगमंच का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है कि प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका जो सही उत्तर है, कौन है लेखक? इसके लेखक हैं भरत मुनि। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, अपने धन के निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले रहा है? धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि धन और वस्तु जो है वो भारत से ब्रिटेन बहुत ज्यादा जा रही है और इससे भारत को कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, जिससे कि भारत में गरीबी बढ़ रही है और भारत जो है वो अविकसित देशों और ज्यादा अविकसित होते जा रहा है। तो ये थ्योरी दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आईसीटी ई भूमि अभिलेखों की पारदर्शिता को कैसे बढ़ा सकता है? ऑप्शंस हैं भूमि अभिलेखों की त्वरित खोज और पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाकर, मैनुअल अभिलेख को अद्यतन और संशोधन की सुविधा प्रदान करके, भूमि लेन देन पर सख्त नियम लागू करके, या फिर भूमि सर्वेक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकता को कम करके। तो भूमि अभिलेख की पारदर्शिता को ये कैसे कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो ये बढ़ा सकता है भूमि अभिलेख त्वरित खोज और पुनर्प्राप्ति को सक्षम बना करके। ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। और आईसीटी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है आईसीटी का फुल फॉर्म। आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन एंड टी से टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न ये रहा, फील्ड हॉकी में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धक्का देकर जमीन से ऊपर उठाता है। जमीन से ऊपर उठाकर जब मारता है उसको क्या कहते हैं? स्टिक के ऊपर से जो गेंद को मारा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्लिक। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, एकाधिकार प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? एकाधिकार क्या हो गया? मोनोपोली। मोनोपोली जब होता है तो प्राइस कंट्रोल होता है किसके पास? कंपनियों के पास होता है प्राइस कंट्रोल। जिसका मोनोपोली रहता है उसके पास मूल्य नियंत्रण आ जाता है, प्राइस कंट्रोल हो जाता है। तो वो मांग वक्र जो है वो कम लोचदार हो जाता है क्योंकि उसके एकाधिकार रहता है, अन्य कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकता है, वैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। तो जो मांग वक्र है वो कम लोचदार हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे बताना है कौन से अनुच्छेद में साधारण बहुमत संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये आता है बुनियादी ढांचे के तहत। किसके तहत आता है? बुनियादी ढांचे के तहत आता है ये अनुच्छेद। और इसमें संशोधन जो होता है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून और उसका सुप्रीम कोर्ट के जो यदि उसको मान्यता मिल जाए तब जाके इसमें संशोधन होता है। अगला प्रश्न ये रहा, कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कर्नाटक संगीत के जनक का नाम बताना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पुरंदर दास। कौन थे कर्नाटक संगीत के जनक? पुरंदर दास। इन्होंने संगीत शिक्षा की संरचित रूपरेखा प्रस्तुत की थी जो कि आज भी प्रचलित है, इसी पे आधारित है आज भी कर्नाटक संगीत। अगला प्रश्न ये रहा, परमादेश रीट एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके अंतर्गत आता है परमादेश? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार। तो परमादेश जो है ये संवैधानिक उपचार है। 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, टोटल 5 प्रकार के रिट होते हैं। ये कौन कौन से हैं?
ये हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या और अधिकार अपेक्षा। अगला प्रश्न ये रहा, विद्या नामक पारंपरिक वनवासी जो घने जंगलों में, गुफाओं में, समूहों में रहते थे, भोजन की तलाश करते थे, शिकार करते थे और एक साथ रहते थे, किस देश के निवासी हैं? तो विद्या जो जनजाति है वो श्रीलंका के मूल निवासी हैं। कहाँ के? श्रीलंका के मूल निवासी हैं। श्रीलंका के मूल निवासी हैं विद्या जनजाति। ठीक है, बढ़िया, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपके लिए, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मण को जो भूमि दी जाती थी उसे किस शब्द का प्रयोग होता था, किस नाम से जाना जाता था? उस भूमि को उसे जाना जाता था ब्रह्मदेही के नाम से। और ये भूमि कैसी होती थी? ये भूमि कर मुक्त होती थी, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, और तिरुण मत्तुकन्नी को कहा जाता था, देवदान के नाम से भी जाना जाता था तिरुण मत्तुकन्नी को, यानी कि ये भूमि जो है ये मंदिरों को दान में दी जाती थी, तो जो कहते थे तिरुण मत्तुकन्नी या फिर देवदान। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है? तो ये जो है ये त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय है। पहले स्तर पे आता है पीएचसी और सीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर। दूसरे स्तर पे जिला अस्पताल आते हैं और तीसरे स्तर पे आते हैं मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अगला प्रश्न ये रहा, जंतुओं के किस समूह में खंडित मेरुदंड होता है, साथ ही कुछ आदिम रूप भी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी एक पृष्ठ रज्जु द्वारा दर्शाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कशेरुकी या वर्टिब्रेटा। अगला प्रश्न ये रहा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। ये है उड़ीसा के गजपाते जिले में है, ये उड़ीसा है गजपाते जिले में। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनमुडी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपके लिए, किस भाषा को पूर्व की इतालवी कहा जाता है? पूर्व की इतालवी के नाम से कौन सी भाषा को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बच्चे तेलुगु। तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि तेलुगु में भी शब्द जो है वो इतालवी भाषा के समान ही स्वर समाप्त होते हैं, जो कि भाषा को मधुर और संगीतमय बनाते हैं। निकोलो डी कॉन्टी ने विजयनगर में जब आया था निकोलो डी कॉन्टी, तो उसने ऐसा देखा था और तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी कहा था। अगला प्रश्न ये रहा, घुलनशील ठोसों के मिश्रण को उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर और फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को कहा जाता है आंशिक क्रिस्टलीकरण, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था 1988 में। ये ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये ओलंपिक हुआ था सियोल में। सियोल में ये ओलंपिक आयोजित हुआ था। सियोल है दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प आपको टेक्स्ट को इस तरह संरेखित करने की अनुमति देता है कि वह किसी सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे? तो इसका उत्तर सही क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है बच्चे वो है बॉटम अलाइनमेंट। नीचे का मतलब होता है बॉटम, तो सही उत्तर हो जाएगा बॉटम अलाइनमेंट। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? इनमें से कौन से ग्रह के चारों ओर वलय नहीं पाया जाता है? तो बुध ग्रह के चारों ओर कोई वलय नहीं पाया जाता है। टोटल 4 ग्रह हैं जिनके चारों ओर वलय पाया जाता है। एक है यूरेनस, दूसरा शनि और तीसरा बृहस्पति और चौथा जो है वो है कौन सा? वो है नेपच्यून। इन चारों ग्रहों के चारों ओर वलय या रिंग पाए जाते हैं। और जो सबसे स्पष्ट रिंग दिखता है वो है शनि का जो रिंग है वो सबसे स्पष्ट दिखता है और पृथ्वी से दिखाई देता है। बाकी 3 जो बचे यूरेनस, नेपच्यून और बृहस्पति के वलय या रिंग पृथ्वी से नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं और धुंधले होते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 से संबंधित नहीं है? 1956 की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या क्या था उसमें औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में? देखिए, जान लीजिए। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा दिया गया, बिल्कुल सही है। निजी क्षेत्र के लाइसेंस की एक प्रणाली शुरू की गई थी, ये भी सही है। इस उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्ग किया था, ए, बी और सी, ये भी सही है। और इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया नहीं। तीसरी पंचवर्षीय नहीं, 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? 1956 में शुरू हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इसने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितनी होती है? फुटबॉल की परिधि बतानी है आपको कितनी होती है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड ने जो बना रखी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो ये होती है 68-70 सेंटीमीटर के बीच, 27 से 28 इंच के बीच। जिससे क्या होता है, पूरे विश्व में जो है फुटबॉल का एक मानक है बना हुआ, इस मानक को स्थापित किया गया है ये परिधि सेट करके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।